हेलो एवरीवन, आप सभी को रेमो का नमस्कार। टारगेट एसएससी सीजीएल टियर 1 मैथ्स क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम परसेंटेजेस में 4th क्लास का डिस्कशन करेंगे। कल हमने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया था, आज उस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और हम और सारे क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पर कि कैसे जो फॉर्मूला फ्री अप्रोचेज हैं, जो लॉजिक है, उसका इस्तेमाल करके आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एप्ट्रिक्स और क्यूमैथ्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करके रखें ताकि आपको हर एक वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस क्रैश कोर्स को हम दोनों चैनलों पे कवर कर रहे हैं, एप्ट्रिक्स की क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे भी और क्यूमैथ्स के यूट्यूब चैनल पे भी, जहां टॉपिक्स अल्टरनेटिवली आएंगे। इसलिए आपको दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, उनका इस्तेमाल करके दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए शुरुआत करते हैं और आज देखते हैं कि हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं और कैसे क्वेश्चंस को लॉजिक और कॉमन सेंस से बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो लेसन आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हर एक मीडियम से। आपका व्हाट्सएप शेयरिंग आप यूज़ करिए, टेलीग्राम ग्रुप्स में डालिए और जितने भी फेसबुक ग्रुप्स में आप हैं वहाँ भी इन्हें शेयर करें और अपनी फेसबुक टाइमलाइन पे भी डालना ना भूलें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और सबको अपनी तैयारी को बेहतर करने का एक मौका मिले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफ़र की। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है एट द एंड ऑफ ईयर 2012 शेफर्ड बॉट 9 डजन गोट्स, राइट? Henceforth every year he added P% of goats at the beginning of the year and sold Q% of the goats at the end of the year, whereas it is given that P is more than 0 and Q is more than 0. If Shepherd had 9 dozen goats at the end of year 2016 after making the sales for that year, which of the following statement is true? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भाषा लंबी लग रही है जिससे आपको परेशानी हो रही है, वरना क्वेश्चन तो देखते ही मार्क किया जा सकता है कि इसका उत्तर क्या है, किसका आंसर होगा P मोर देन Q। पर मैं आपको इसको समझाता हूँ पहले कि इस केस में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर स्टोरी क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि मैं एक टेबल के थ्रू अगर आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं ईयर लिख रहा हूँ, है ना? यहाँ पर मैं ईयर लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये बॉट है और ये सोल्ड है ना? देखिए स्टोरी क्या है कि ये कह रहा है कि जो 2012 है उसको मैं 12 से रिप्रेजेंट करूंगा। उसने दिया हुआ कि एट द एंड ऑफ 2012 शेफर्ड ने 9 डजन गोट्स खरीदे। तो यहाँ पर मैं 9 डजन लिख रहा हूँ, ठीक है, 9D। उसके बाद क्या कह रहा है कि अब अगले साल से वो क्या करेगा कि जैसे लेट से बात करते हैं 2013 की, तो 13 में क्या कह रहा है कि वो P% ऐड करेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और Q% सोल्ड करेगा एट द एंड ऑफ ईयर। तो मतलब उसके पास जितने भी होंगे, जितने भी वैल्यू उसके पास होगी, उसमें वो क्या करेगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ही विल बाई P%, यानी P% वो ऐड करेगा और एट द एंड ऑफ ईयर वो क्या करेगा, वो Q% को सेल कर देगा। तो 13 में यही कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि यही प्रोसेस आप कंटिन्यू रखो, 14 में भी यही कर रहा है, प्लस P% और माइनस Q%, और आपका 15 में भी यही हो रहा है, प्लस P% माइनस Q%। और देखिए 16 की भी स्टोरी यही है। ये जितना लंबा मैं लिख रहा हूँ ना, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, वो बाद में मैं आपको समझाता हूँ, एक बार समझ जाओ बस। तो ये कह रहा है इतना सब कुछ करने के बाद क्या हो रहा है कि जो उसके पास बच रहे हैं ना, वो फिर से 9 डजन गोट्स ही बच रहे हैं अंत में। यानी जो नेट वैल्यू है यहाँ पर, नेट वैल्यू यहाँ शुरुआत भी 9 से हुई थी और एंड भी 9 से हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यही होना चाहिए कि अगर मैं 13 के स्टार्टिंग से काउंट करूँ 16 के एंड तक, तो जो परसेंटेज नेट चेंज है वो 0 होना चाहिए। भाई 9 से शुरू किया और 9 पे ही ख़त्म हो गए, तो इसका मतलब बीच में जो भी उतार चढ़ाव हुआ है उसका नेट रिजल्ट क्या है, 0 है। ये कब पॉसिबल है बताओ? हर स्टेप में आप P% बढ़ा रहे हो और Q% कम करो। इसका मतलब हर एक स्टेप में जब बाई हुआ और जब सेल हुआ तो ये दोनों आपस में बैलेंस करने चाहिए एक दूसरे को। और देखिए ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होगा, क्योंकि यहाँ 9 डजन गोट्स थे तो उसका P%, फिर जो टोटल नंबर ऑफ गोट्स हो गए 9 प्लस P% ऑफ 9%, उनका Q% सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ये पूरा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करें कि इनका नेट रिजल्ट 0 है तो क्या होगा, इनका नेट रिजल्ट अगर 0 है तो अल्टीमेटली क्या होगा, 9 से चले थे और 9 पे ही खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए लिखी तो बहुत बड़ी कहानी गई थी, पर इसका जो सार है ना वो बहुत छोटा है कि P और Q आपस में बैलेंस करने चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि P Q बराबर होने चाहिए। सक्सेसिव में अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि प्लस 25% अगर आपने किसी क्वांटिटी को बढ़ाई, जब आप उसको 20% से कम करोगे ना आगे,
तो वो क्वांटिटी फिर से वही मिल जाएगी, क्योंकि जब आपने बढ़ा दिया है तो बेस बढ़ गया। बढ़े हुए बेस पे उतना ही कम करने के लिए आपको परसेंटेज का मैग्नीट्यूड कम चाहिए। वही कहानी है कि आप 100 से जब 125 जाते हो तब तो आपको 25% की ज़रूरत होती है बढ़ाने के लिए, लेकिन 125 से 100 आने में आपको केवल 20% की कमी होती है घटाने के लिए। तो अगर हम इस मैग्नीट्यूड को ही कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लियरली क्या होगा आपका कि P का मैग्नीट्यूड Q से बड़ा होगा। तो ये क्वेश्चन जो था ये सिंपली अगर आपने ये ऑब्जर्व पढ़ते हुए कर लिया होता कि हो क्या रहा है, P% माइनस Q% सक्सेसिवली हो रहा है और अल्टीमेटली नेट रिजल्ट 0 चाहिए, इसका मतलब सिंपली मुझे वो AB रूल वाला पेयर ढूंढना है। तो AB रूल वाले पेयर में अगर आप पहले बढ़ाते हो तो जो घटाना होता है उसका मैग्नीट्यूड कम होता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, पर ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर सकती है। लॉजिक अगर क्लियर है तो आराम से क्वेश्चन करोगे, अगर फॉर्मूले मालूम है तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक स्पाइडर है वो क्लाइम करता है 62.5% ऑफ द हाइट ऑफ द पोल इन 1 आवर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट आवर इट कवर्ड 12.5% ऑफ द रिमेनिंग हाइट। तो आपको बताना है पोल की हाइट अगर 192 मीटर्स है तो डिस्टेंस क्लाइम्ड कितना होगा सेकेंड आवर में। देखिए इसका आंसर होगा 9 मीटर्स, क्योंकि मैंने पढ़ते पढ़ते कैलकुलेट कर लिया। बताता हूँ कैसे। देखो 62.5% का जो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है वो आपका होता है 5/8। ठीक है, 5/8 होता है। अब देखिए अगर कोई 5/8 चढ़ गया, ये इसलिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन आना चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पढ़ लेना। तो कितना बाकी रह गई है हाइट, 3/8 बाकी रह गई है, क्योंकि टोटल अभी मैं 1 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो 3/8 फ्रैक्शन के टर्म्स में बाकी रह गई है। अब ये कह रहा है उसका जो 12.5% है वो अगले 1 आवर में चला, तो इसका 1/8 कितना होगा सर, ये होगा 3/64, राइट। अब ये वैल्यू दी हुई है कि जो पोल की हाइट है वो 192 मीटर्स है, तो बताना है कि जो दूसरे घंटे में क्लाइंब किया वो कितना किया। सर जी आप यहीं देख लो कि 3/64 इंटू 192, ये कितना हो गया 9। आ गया आंसर कि नहीं आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था अगर आप इस तरीके से करोगे, वरना तो आप अननेसेसरी कैलकुलेशन कर बैठोगे। तो क्वेश्चन को देखिए पढ़ते समय ही पेन उठाना होशियारी नहीं होती। सवाल पढ़ेंगे और प्रैक्टिस फेज में इसको इंप्लीमेंट करिए। एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे आप जो आपकी स्किल नहीं है, इसलिए स्किल को एनहांस करो। यहाँ पर जल्दी से जल्दी सवाल अभी तुरंत लगाने की कोशिश मत करो, आप पहले समझ के अपने थॉट प्रोसेस को करेक्ट करने पे पूरा जोर दो, तभी चमत्कार होगा। ठीक है, वरना तैयारी करने को तो लोग सालों तैयारी करते हैं और नहीं होता है। तो वो स्किल एनहांसमेंट आप कर लोगे तो आपके लिए 3 महीने भी बहुत हैं, और अगर नहीं करोगे तो आपके लिए 2 साल भी कम है। ठीक है, सही डायरेक्शन में चलोगे तो प्रिपरेशन भी आसान हो जाएगी, सिलेक्शन भी आराम से होगा, राइट। तो ये देखिए मैंने क्या किया, फिर से समझाता हूँ। 5/8 किया, फिर रिमेनिंग हाइट 3/8 हो गई। 3/8 का आपने 1/8 निकाल लिया, 3/64 हो गया, उसको 192 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको वैल्यू मिल गई 9 मीटर्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक फैक्ट्री है जिसका ईयरली बजट फॉर परचेज ऑफ एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन शूज वो 60% बढ़ जाता है, यानी सर्टेन बजट था वो बढ़ गया 60% ओवर द लास्ट ईयर। फिर कह रहा है जो प्राइस है शू का वो 20% से बढ़ गया। तो शूज़ खरीदने का आपने बजट तो बढ़ाया, लेकिन उसका जो प्राइस है पर शू का वो भी इंक्रीज हो गया 20%। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ शूज इट कैन परचेज दिस ईयर इज व्हाट % ग्रेटर देन द नंबर ऑफ शूज इट परचेज लास्ट ईयर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 33 1/3। मैंने मेंटली कैलकुलेट कर लिया है, आपको समझा देता हूँ। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहली बात तो ये देखिए कि ये निकालना है कि कितना % ग्रेटर है नंबर ऑफ शूज इट परचेज फ्रॉम द लास्ट ईयर से। तो जरा इसकी शुरुआत करते हैं। मैं एक बात ये मान लेता हूँ कि 100 नंबर ऑफ शूज लास्ट ईयर परचेज किए गए, क्योंकि बेस उसी को लेके परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, तो मैंने इसको 100 लिखा। और अब मैं मान लेता हूँ कि उस साल जो शू का प्राइस था वो 1 रुपी था। अब ये दिमाग मत लगाना कि 1 रुपी शू का प्राइस कैसे हो सकता है। ठीक है, अभी तो हम 5000 रुपये खर्चा करते हैं, मान लो। क्योंकि मैंने इसको 100 इसलिए माना है क्योंकि इसी बेस पे मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ शूज पे, तो बेहतर ही है कि यही मान के चलते हैं तो तुरंत आंसर मिल जाएगा। जो बजट है आपका वो 60% बढ़ गया है, तो आप बजट को यहाँ लिखोगे कि ये 160 हो गया 100 से। 60% बजट आपने बढ़ा दिया। और आपने कहा शू का जो प्राइस है वो भी 20% बढ़ गया। तो शू का प्राइस अगर आप 20% बढ़ाते हो तो ये कितना हो जाएगा, 1.2 टाइम्स हो जाएगा। अब मुझे आपको ये बताना है कि मैं यहाँ क्या लिखूँ कि ऐसा हो जाए। ये वैल्यू मुझे आपको सोच के बतानी है। तो आप कहोगे कि इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा भी तकलीफ हो रही है तो आप कहोगे 160/1.2 होना चाहिए, है ना, तभी तो होगा 160। अब इसको जरा आप सिंप्लीफाई करके देखो आपको क्या मिल रहा है।
अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो ये तो 100 था यहाँ पर, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, मैं 1.2 से इसको डिवाइड करने वाला हूँ। तो आप और फर्दर चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। आप अगर 4 से डिवाइड करते हो तो आपको सीधी वैल्यू दिख जाएगी। एक्चुअली 4 से आपने डिवाइड किया तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 400/3। अब ये वैल्यू आपकी कितनी है 133.33, और ये आपका आंसर कितना होगा 33 1/3%, क्योंकि पहले अगर 100 था तो अब 133.33% हो चुका है ये वैल्यू, ठीक है। ये इसको करने का एक तरीका है, मैं आपको और भी सारे तरीके बताता हूँ कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल करके भी इसका आंसर डायरेक्ट आ गया होता। कैसे, जरा ध्यान समझना। देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला तरीका दिखाता हूँ कि उसको यूज़ करके भी आपका आंसर डायरेक्ट आ गया होता, इवन मेंटली आप सोचते और आंसर निकल आता। कैसे, जरा करके आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ से पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो भी प्राइस है शूज़ की और जो भी नंबर ऑफ शूज़ हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन शूज़, जो कि यहाँ बजट है। अब देखो ये कहा गया कि ये जो वैल्यू है ये 60% से बढ़ गई, यानी इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 1.6, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.6 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर प्राइस का क्या है वो 1.2 है, और जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मुझे पता नहीं है, तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ MF लिखता हूँ। आप यहाँ पर MF कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 4/3। 4/3 जो MF है, 4/3 जो MF है ये होता है नथिंग बट 1 + 1/3। इसका मतलब 1 पे 1/3 का इंक्रीज, यानी 100 पे 100/3 का इंक्रीज, यानी ये हुआ। तो जब मैं इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा था तो ये प्रोसेस मेरे दिमाग में चला था और मैंने तुरंत आंसर निकाल लिया था कि भाई ये तो 1.6/1.2 यानी 4/3 मल्टीप्लाइंग। देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो और आप डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो। 4/3 का मतलब 1.333, ठीक है। तो वो 1 प्लस जो भी समथिंग है वो परसेंटेज इंक्रीज दे देगा, यानी फ्रैक्शन इंक्रीज यानी परसेंट इंक्रीज। 4/3 1 + 1/3 है, तो 1/3 आपका 33.33% होता है, वो आपका परसेंटेज इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो सही से, आपको लॉजिक मालूम है, तुरंत निकलेगा, क्यों परेशान हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंक्रीज है प्राइस ऑफ शुगर में, वो ऑब्जर्व किया गया कि वो 2% ज़्यादा है इन्फ्लेशन रेट से, जिसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया गया है। इसका मतलब देखो सिंपल सा ये है कि भाई कोई भी प्राइस है, लेट से इन्फ्लेशन का सर्टेन रेट है, तो शुगर में जो इंक्रीज हो रहा है प्राइस वो इन्फ्लेशन रेट से नहीं हो रहा है, बल्कि उससे 2% ज़्यादा रेट से इंक्रीज हो रहा है। मतलब आपका जैसे लेट से कि आज की डेट में प्रैक्टिकली अगर इन्फ्लेशन रेट लेट से आप कहते हो 6% है, 6%, तो अलग अलग कमोडिटीज़ की प्राइसेस अगर निकाली जाएँ कि उसी पीरियड में कितना बढ़ी है, तो कोई ज़रूरी नहीं वो 6% हो। वो 6% तो ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट है, एवरेज इन्फ्लेशन रेट है। कोई किसी चीज़ की महंगाई जो है 6% से ज़्यादा भी बढ़ सकती है, 6% से कम भी बढ़ सकती है, वही कहानी है। अगर शुगर 2% ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आगे इन्होंने क्या बोला कि 1 जनवरी 1994 को शुगर की प्राइस थी 20 रुपीज़ पर kg। इन्फ्लेशन रेट आपको 94 और 95 में दिया है 8% ईच, ठीक है। आपको बताना है कि शुगर की प्राइस जनवरी 1 1996 में क्या होगी। आप कहोगे बहुत आसान है सर, ये आंसर तो हम बिना देखे ही लगा देंगे कि इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 24.2। आप कहोगे ये कैसे किया आपने। देखो 8% तो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट है, उससे 2% ज़्यादा, इसका मतलब शुगर जो इंक्रीज कर रहा है वो 10% से कर रहा है। तो आप कहोगे 10% 2 टाइम्स का मतलब होता है नेट रिजल्ट हो गया 21% इंक्रीज। तो आप देखिए अब आपको करना क्या है कि 21% का इंक्रीज करना है, किसमें 20 में। तो ज़रा देखिए क्या होगा कि 20 × 1.21, आप देखिए क्या आ रहा है, ये आपका 20 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या आएगा 4.2, तो ये हो गया आपका 24.2, आपका आंसर आ गया, ये थर्ड ऑप्शन है ना। तो ये ओरली भी कर सकते थे कि जैसे आपको दिखा कि 21% का इंक्रीज है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 1.21, 1.21 × 20 आपका कितना दे देगा 24.2। दूसरा तरीका भी था देखिए इसको करने का, आप सीधे 10% बढ़ा लेते 20 में, तो ये हो जाता है आपका 22 + 2.2 यानी 24.2, ठीक है। ऐसे भी हो जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली थी। या फिर आप चाहते तो ऑप्शन भी चेक करके देखते तो उससे भी दिख जाता, ठीक है। ये दोनों तो सवाल ही नहीं उठते, क्योंकि ये तो 20% से कम है, ये एग्जैक्टली 20% है, आंसर 20% से ज़्यादा है। इन दोनों में से ही कुछ सही होगा, तो आप इवन डेसिमल के अंत के डिजिट्स मैच कर लेते तो भी आंसर आ जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है एवरेज सैलरी जो मेल एम्प्लॉयज़ की है फर्म में वो ₹5200 है, और फीमेल की वो ये कितनी है 4200 है। और कह रहा है जो मीन सैलरी है वो आपकी कितनी है 5000 है। तो आपको ये बताना है सिंपली कि जो परसेंटेज है फीमेल एम्प्लॉयज़ का वो कितना है।
देखिए आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन चेकिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन चेकिंग आप कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ, और आप इसको डायरेक्टली एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शन चेकिंग अगर आप करना चाहते हो तो पहली चीज़ तो आपको ये दिमाग में आनी चाहिए कि एवरेज में देखिए 5200 और 4200 का अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो, है ना, तो ये एवरेज मिडिल में होगा अगर रेशियो 1:1 होगा तो। सिंपल एवरेज जिसको बोलते हो आप। मिडिल वैल्यू आपकी देखिए क्या होती, आप कहोगे 1000 का डिफरेंस है तो 500 यानी 4700 आपकी मिडिल वैल्यू होती। पर आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि एवरेज 5000 है, यानी इधर मेल्स की तरफ शिफ्टेड है। ये तभी होता है जब मेल्स का प्रपोर्शन फीमेल से ज़्यादा हो, ठीक है, यानी मेल का प्रपोर्शन अगर फीमेल से ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, परसेंटेज फीमेल 50% से कम होगा। तो ये वैल्यू तो देखो नहीं होने वाला है। अब 20, 40, 30 3 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें आप ये भी देखो कि जो शिफ्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो ये 5000 है और ये वैल्यू कहाँ है, ये आपका मतलब वो इतना क्लोज है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ये 5000 है। तो यहाँ से आप इवन सेफली ये भी कह सकते हो कि ये भाई 40% तो ऑलमोस्ट 50% के बराबर है, ये भी नहीं होगा। अब 20 और 30 में एक चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बट स्टिल यहाँ पर इसकी ज़रूरत है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती तो अलग बात थी, वरना ऐसे नहीं करना है इस क्वेश्चन को। इसके लिए एलिगेशन आई थिंक बेस्ट सूटेड है, क्योंकि 52 आपने यहाँ लिखा, 42 आपने यहाँ लिखा, 50 आपने यहाँ लिखा, तो ये वैल्यू आपको मिल गई 8 और ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई 2। तो फीमेल हो गई 1 और मेल हो गए 4। तो जो परसेंटेज आप निकालोगे तो 1/5 आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 20%। ओरली मार्क करना है, पेन उठाना है नहीं है इसको। तो मैंने आपको एलिगेशन के लिए दिखा दी, क्योंकि मैंने आपको एलिगेशन अभी बताया नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक सैंपल है 50 लीटर का ग्लिसरीन है, उसमें ये माल पाया गया कि 20% एक्सटेंट है एडल्टरेशन का, मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं 20%। अब कह रहा है कि कितना प्योर ग्लिसरीन इसमें मिलाएं कि जो परसेंटेज है इम्प्योरिटी का वो 5% हो जाए। 25% का मतलब 5% हो जाए। आपको पता है इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 150 लीटर इसका आंसर है। कैसे सोचा मैंने वो आपको समझाता हूँ। देखिए इनिशियली आप कह रहे हो कि आपकी जो इम्प्योरिटी है वो 20% है, कब, जब ये 50 लीटर्स है। अब इसी इम्प्योरिटी को आप 5% बनाना चाहते हो, क्या मिला के, ग्लिसरीन मिला के, प्योर ग्लिसरीन जिसमें इम्प्योरिटी नहीं है। तो जो क्वांटिटी होगी इम्प्योरिटी की 20% के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो तो चेंज नहीं होगी। क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर्स इम्प्योरिटी की नहीं बदल रही है, क्योंकि प्योर ग्लिसरीन मिल रहा है, पर ये परसेंटेज चेंज हो जा रहा है 5%। अब बताओ किसी परसेंटेज कैलकुलेशन में अगर न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी बदल ही नहीं रही है, लेकिन ये 20 से 5 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेस है उसका वो 4 गुना हो गया। तभी ऐसा हो सकता है। भाई आप कह रहे हो कि ये 20% है और ये 5%, और दोनों में आपको पता है कि इम्प्योरिटीज़ बराबर हैं, क्वांटिटी में बराबर है, क्योंकि आपने प्योर ग्लिसरीन जोड़ा है। तो वो तो तभी हो सकता है जब यहाँ पर जो बेस है वो क्या हो, ये पहले का 4 टाइम्स हो, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि फाइनली टोटल कितना वॉल्यूम होने वाला है, 200 लीटर होने वाला है, 200 लीटर्स। कैसे हुआ, ग्लिसरीन मिलाने से हुआ। तो कितना ग्लिसरीन आपने मिलाया, 150 लीटर्स। देखिए इसके करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू थिंक। वरना दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं आपको बोलता वैल्यू निकाल के देख लो, आपसे कहता 20% 50 का निकाला तो आपको मिला 10 लीटर्स। 10 लीटर्स इम्प्योरिटी होगी। अब ये इम्प्योरिटी की क्वांटिटी तो बदलने वाली नहीं है। फाइनल मिक्सचर में आप कह रहे हो कि ये 5% के बराबर है, तो मैं कहूँगा फाइनल मिक्सचर में फिर 95% कितना होगा वो निकाल लो। तो अगर 5% आपका 10 है यानी डबल है, तो 95% का डबल कितना होगा, 190 होगा। टोटल ग्लिसरीन अगर 190 है, ऑलरेडी पहले कितना था 40, 50 में 40 ग्लिसरीन था, तो 150 लीटर जोड़ा गया। पर ये सब थोड़े से कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं, इनको इस तरह से नहीं सोचना है। ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैविंग द नॉलेज ऑफ कि बेस न्यूमरेटर अगर नहीं बदल रहा है, बेस को 4 गुना किया तो परसेंटेज 1/4 हो जाएगा। विल गिव यू द आंसर डायरेक्टली, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। इतना आसान सवाल है कि आप आंसर लगा सकते हो कि इसका आंसर होगा 40 kg। ठीक है, क्वेश्चन है कैसे। देखिए आप ध्यान से सोचना कि इसमें क्या कंपोनेंट कांस्टेंट है। देखिए आपके पास एक फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट में 2 एलिमेंट है, ठीक है। एक एलिमेंट तो आपका दिया हुआ है कि वो वाटर है, और एक एलिमेंट आपका होगा फ्रूट पल्प, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ये कह रहा है कि इसमें 68% वाटर है, तो बाकी का रिमेनिंग इसमें क्या होगा, 32% आपका फ्रूट पल्प होगा, राइट। और इसकी बात की गई थी कि ये कितना क्वांटिटी ली गई है, ये लिया गया है 100 kg। तो अगर ये 100 kg लिया गया है तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ये 68 kg होगा,
और ये आपका क्या होगा 32 kg। 100 kg में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा अगर परसेंटेज दिया हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो, आप बनाने जा रहे हो ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट के भी 2 कंपोनेंट होंगे, उसमें भी दिया है कि एक वाटर कंपोनेंट है, वाटर कंपोनेंट में दिया है 20% वाटर होगा, बाकी रिमेनिंग परसेंट क्या है आपका, यही होगा फ्रूट पल्प, ठीक है, 80% आपका फ्रूट पल्प है। तो आप फिर क्या करोगे, आप कहोगे अब ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास अब तो 32 kg फ्रूट पल्प होगा 100 kg अगर मेरे पास फ्रेश फ्रूट है तो, जो कि 80% को करेस्पॉन्ड करेगा। तो वाटर कंपोनेंट कितना होगा इसमें 20%, यानी इसका 1/4 यानी 8 kg। तो टोटल कितना हो गया ड्राई फ्रूट आपका, हो गया 40 kg। इतना आसानी से देखिए आपका आंसर निकल आया। इसमें कहीं कोई परेशानी की बात आपके दिमाग में होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो देखिए 2 तरीके मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कुछ समझाता हूं जिससे इस क्वेश्चन को बिना ये सब किए भी लगा सकते थे। थोड़ा ध्यान से सोचना, ध्यान से आपको ये सोचना है, जैसे ही आपने ये आइडेंटिफाई किया, जैसे ही आपने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई यहाँ पर जो मुझे फ्रूट पल्प मिलने वाला है, ये फ्रूट पल्प मुझे यहाँ क्या देगा, मुझे यहाँ पर उससे मिलने वाला है सिंपली ड्राई फ्रूट। टोटल में बनाऊंगा कितना केजी मुझे ड्राई फ्रूट मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ जो फ्रूट पल्प था 32% ही था, लेकिन यहाँ जो कि वो 80% आपको दिया हुआ है। तो आपको मुझे ये बताना है कि जो वॉल्यूम होगा वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब अगर 32 kg आपको फ्रूट पल्प मिल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर 32 kg से ज़्यादा ही टोटल वॉल्यूम होगा, क्योंकि थोड़ा सा वाटर भी है। तो 32 kg आंसर नहीं हो सकता है। 80 kg का तो सवाल ही नहीं उठता सर, क्योंकि वहाँ पर आपका जो 32 kg है वो तो 80% होने वाला है। तो कहाँ से आपको 80 kg वैल्यू मिल जाएगी, राइट। और 52 kg भी काफ़ी ज़्यादा है 32 से, लगभग 20 ज़्यादा है। इतना वॉल्यूम का प्रोपोर्शन वहाँ पर नहीं है, केवल 20% वॉल्यूम का प्रोपोर्शन आपका वहाँ पर है। एनीवेज इसकी कैलकुलेशन भी मुश्किल थी नहीं, ये क्वेश्चन ओरली होना चाहिए कि 32 + 8 = 40, बस इतना ही ये क्वेश्चन डिजर्व करता है। इससे ज़्यादा समय ये क्वेश्चन डिजर्व ही नहीं करता, देना भी मत। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि एक कॉलेज है जिसने 75% अमाउंट रेज किया है, इट नीड्स फॉर ए न्यू बिल्डिंग बाय रिसीविंग एन एवरेज डोनेशन ऑफ 600 फ्रॉम द पीपल ऑलरेडी सॉलिसिटेड। अब इस सॉलिसिटेड का मतलब ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इनका सिंपल सा कहना यह है कि इसने जब 600 रुपीज़ लिया डोनेशन पर हेड एवरेज, जिन लोगों ने दे दिया है अभी तक, उससे 75% कलेक्शन हो चुका है जितना चाहिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 600 रुपीज़ जब ऑन एन एवरेज पर हेड लिया गया उन लोगों से जिन्होंने पैसा दे दिया है, तो 75% अमाउंट जो टोटल कलेक्ट करना था बिल्डिंग के लिए हो चुकी है। फिर ये करें जिन लोगों ने द पीपल ऑलरेडी सॉलिसिटेड, जिन्होंने पैसा दे दिया है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 60% ऑफ द पीपल द कॉलेज विल आस्क फॉर डोनेशन। मतलब कॉलेज अगर 100 लोगों से डोनेशन ले रहा है तो ये जो लोग हैं जिन्होंने 600 रुपये पर हेड दिया है, ये उसका 60% है, यानी 40% अभी देने बाकी हैं। तो ये कह रहा है कि कॉलेज को एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट उठाना है जितने की ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करेंगे, ईमानदार लोग हैं, ये कह रहे हैं जितना चाहिए उतना ही लेंगे। तो बताना है व्हाट शुड बी द एवरेज डोनेशन फ्रॉम द रिमेनिंग पीपल टू बी सॉलिसिटेड। इतनी खतरनाक भाषा लिखी गई थी और क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। आंसर मुझे मिल चुका है, कैसे? देखो सर, पहले तो आपने ये बोला कि आपने 600 रुपये लिया उन लोगों ने जिन्होंने पैसा दिया, और वो भी आपने बोला कि जिनको देना है उसका 60% लोगों ने पैसा दे दिया है, यानी रेशियो के फ्रंट में आपका होगा 3:2। 60% और 40% का रेशियो क्या होगा 3:2। आपको कितना पैसा मिल चुका है 75%, यानी जो अमाउंट आपको चाहिए उसका 3 पार्ट मिल चुका है, 1 पार्ट बाकी है 25%, राइट। अब आप मुझे ज़रा समझा दो कि इसको अगर हमने इससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आप यही करो ना कि सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये करेस्पॉन्ड कर रहा है नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने डोनेशन दिया है 600 रुपीज़ पर हेड। तो ये किसको करेस्पॉन्ड करेगा 1800 को, यानी ये 3 पार्ट जो कलेक्शन है ये, क्योंकि ये रुपीज़ है, ये 1800 को करेस्पॉन्ड कर रहा है। इन लोगों ने 600 रुपये दिया तो 1800 हो गया। तो ये 1 पार्ट किसको करेस्पॉन्ड करेगा, जो डोनेशन लेना बाकी है आपको होगा वो 600 को करेस्पॉन्ड करेगा। तो ये 2 लोग मिलकर उसको दे रहे हैं, तो एवरेज डोनेशन कितना होगा आपका 300 रुपीज़ पर हेड, और आपका आंसर हो गया 300। तो क्वेश्चन देखिए बड़े होते हैं तो उनसे डरना नहीं होता है, उनको पढ़ना होता है, आसानी से समझना होता है, और जब आपकी स्किल होती है समझने की तो क्वेश्चंस निकलते हैं। लेकिन जब आप समझने की स्किल डेवलप नहीं करते हो ना, तो देयर विल बी ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि फार्मूला से बाहर निकल के अपनी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करें, विश्वास रख के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और समझें और करने की कोशिश करें, है ना।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक बैक्टीरिया स्प्लिट्स इनटू 8 बैक्टीरिया ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, मतलब एक बैक्टीरिया अगर आपके पास है तो वो क्या करेगा, वो स्प्लिट करेगा 8 बैक्टीरियाज में। वो कह रहा है बट ड्यू टू इन्वायरमेंट ओनली 50% ऑफ वन जनरेशन कैन प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन। कह रहे हैं लेकिन क्या है, इन्वायरमेंट की वजह से सारे लोग बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर नहीं पाते हैं, केवल हाफ ऑफ द बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस रीजनरेट कर रहे हैं। मतलब ऐसे आप सोच लो कि अगर आपके पास 10 बैक्टीरिया है एक जनरेशन में, तो उसमें से 5 ही जनरेट करेंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, और वो 5 कितना कितना करेंगे, 8 ईच। फिर कह रहा है कि 7th जनरेशन में अगर नंबर आपका 4096 मिलियन है तो बताना है कि फर्स्ट जनरेशन में कितने बैक्टीरियाज होंगे। क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर आना चाहिए 1 मिलियन। ये आपकी टारगेटेड स्पीड होनी चाहिए। पॉसिबल है, बहुत आसान है अगर आप इसको समझें। देखिए पहली बात आप ये समझ लो कि भाई अगर आपके पास मैं कहूँ x नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, तो x नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आप कहोगे कि इसमें से होगा क्या कि सारे तो रीजनरेट करेंगे नहीं, आधे ही करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 50% ही करेंगे। तो मैं कहूँगा अच्छा 50% करेंगे, तो क्या मैं ऐसे भी इसको बोल सकता हूँ ना कि ओवरऑल रेदर देन ये कहना कि सारे बैक्टीरिया में से आधे नहीं कर रहे हैं और आधे 8 कर रहे हैं, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू कि सारे 4-4 कर रहे हैं। एक ही बात है ना सर। आप ऐसे बोलो कि एक घर में 4 लोग हैं, उन 4 लोगों में से आप कहो कि 2 लोग बिल्कुल नहीं कमा रहे हैं, और आपको 2 लोग ऐसे हैं जो 10,000 ईच कमा रहे हैं। तो अगर आप ऑन एन एवरेज बोलना चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो कि सारे लोग ऑन एन एवरेज कितना कमा रहे हैं, 5,000, राइट। तो वही कह रहा हूँ कि भाई एक्स है एक जनरेशन में, मुझे पता है कि इसका हाफ ही 8 टाइम्स प्रोड्यूस करेगा। तो अगर इसका हाफ 8 टाइम प्रोड्यूस कर रहा है मतलब नेट 4 टाइम्स हो रहा है, 4 गुना हो जाएगी वैल्यू नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये हो गया 4x। मुझे पता है अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से ये 4 स्क्वायर x हो जाएगा। पैटर्न मिल रहा है कि नहीं, कि यहाँ सेकंड जनरेशन में 4 टू द पावर 1x, थर्ड जनरेशन में 4 टू द पावर 2x। आपको पता है 7 जनरेशन में क्या मिलेगा आपको, 4 टू द पावर 6 टाइम्स x। अब 4 टू द पावर 6 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 2 टू द पावर 12, जो कि होता है 4096। तो क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 मिलियन। अब आपको जो भी तकलीफ होगी वो ये होगी 4096 को आइडेंटिफाई करने में। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, वो ध्यान रखना हमेशा कि 2 की जो भी पावर्स हैं अप टू 10 वो पता होना चाहिए। 2 की पावर 10 जो आपका होता है 1024 होता है। इसके बाद क्या ही मुश्किल था, देखो 4096 दिया हुआ है, 4 टाइम्स है इसका 4 टाइम्स है, इसका 4 टाइम्स मतलब 2 की पावर 12 हो गया, है ना। तो इसके पहले की जितनी भी पावर्स हैं वो वैल्यूज आपका ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए, उसका रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होना चाहिए अगर आप क्वेश्चंस को वाकई में तेज सॉल्व करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक मैन है, उसने क्या किया, एक नंबर को 6 से डिवाइड किया, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 6 फाइंड द परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट। ऑलराइट, so 35 by 36 it will be closer to 97, little more than that, 97 2/9%। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। आपका 6 की जगह कोई और नंबर भी हो सकता है, राइट। बट आपको इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी करना होगा। आप लेट इस क्वेश्चन को करा आपने तो समय की घोर बर्बादी है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो ये नंबर था 6, आप चाहते थे इसको मल्टीप्लाई करना 6 से, यानी आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो था 36। अब ये नंबर मैंने 6 क्यों एज्यूम किया ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 6 इसलिए एज्यूम किया है क्योंकि अल्टीमेटली आप 6 से डिवाइड भी कर रहे हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी कर रहे हो। मैं चाहता हूँ डिवाइड करने के बाद कोई नंबर फ्रैक्शन में ना मिले, वरना कैलकुलेशन अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और चूंकि ये बात कर रहे हैं ए नंबर की, दैट नंबर कैन बी एनी नंबर। वो नंबर 100 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, वो नंबर आपका एक्स भी हो सकता है। जब ए नंबर बोल रहे हैं और परसेंटेज ही निकालना है अल्टीमेटली, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो। इसलिए मैंने 6 एज्यूम किया, क्योंकि 6 एज्यूम करने का फायदा ये है कि जब आप 6 से डिवाइड करोगे ना तो ये 1 दे देगा। तो कोई भी ऐसा वैल्यू मुझे फ्रैक्शन में नहीं मिला अननेसेसरी, वरना अगर आपने 100 एज्यूम किया होता तो 100/6 आ गया होता, है ना, वो मैं नहीं चाहता था। अब आप कहोगे यहाँ पर जो एरर है रिजल्ट में, क्योंकि ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था और ये रिजल्ट मुझे मिला, तो वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो परसेंटेज एरर दे रहा है वो मुझे दे रहा है 35/36 की। मुझे यही निकालना है कि 35/36 का परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होगा। अब देखिए मैंने मेंटली क्विकली क्या सोचा था। पहली बात ये तो मेरे दिमाग में तुरंत आया, ठीक है, ईजिली 36 1 35/36। मेरे दिमाग में यह आया कि 35/36 जो होता है ये 1 - 1/36 होता है, जिसमें 1 का परसेंटेज इक्विवेलेंट 100% होता है। और इसका जो परसेंटेज इक्विवेलेंट है इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। आप ऐसे सोचो कि अगर आप इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100/36 हो जाएगा, ये 25/9 हो गया, ठीक है। तो आप बस इतना सोच लो कि ये जो 25/9 है ये लगभग 3% के आसपास है, लगभग, लेकिन 3 के क्लोज भी है।
वो वैल्यू मैंने यही सोच ली थी, क्योंकि देखो 36 का अगर आप देखोगे इस नंबर को, इसका टाइम्स 2 कितना होता है 72, टाइम्स 3 अगर आप जाते हो तो कितना होगा 108। तो 108 100 के क्लोज है, राइट। तो 100 जो है 108 से थोड़ा सा ही छोटा है, तो 3% से थोड़ा सा ही कम होगा। तो अब देखो 3% से अगर थोड़ा सा कम होगा तो ये 97 पॉइंट समथिंग होगा। 97 पॉइंट समथिंग में दो आंसर दिए हुए हैं, 97 तो नहीं होगा क्योंकि 3% से थोड़ा सा कम है, लेकिन 3% के क्लोज है, तो आंसर आपका 97% के क्लोज होगा। तो 97 2/9% आप मार्क कर सकते हो। 8/9 तो 98 के क्लोज हो गया, ये नहीं सही हो सकता। अगर आपको एग्जैक्टली भी कैलकुलेट करना तो यहां से आप कर लो। आप इसको कहोगे कि ये हो गया -7/9%, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सीधे आ गया 97 2/9%। ठीक है, हो गया आंसर। सो ये हो गया एग्जैक्ट निकालने का तरीका, बट स्टिल मैं कहूंगा कि आप क्विकली करो, मेंटली करो, इसमें पेन उठा के आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि रैमो इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 25% एंड देयरफॉर ही रीचेज हिज ऑफिस 15 मिनट्स अर्ली, फाइंड ओरिजिनल टाइम टेकन बाई हिम टू रीच द ऑफिस। बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर है 75 मिनट्स। आपको याद है यहाँ पर क्या है, दोनों केसेस में वो ऑफिस पहुंच रहा है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड आपकी +1/4 हो रही है, तो टाइम 1/5 से डिक्रीज होगा। 1/5 टाइम में जो डिक्रीज है वो 15 मिनट डिक्रीज दिया हुआ है अर्ली। तो आपका जो ओरिजिनल टाइम है वो कितना हो गया, किस नंबर का 1/5 15 होता है, आपको हो गया 75 मिनट्स। हो गया आंसर। ठीक है, इतना जल्दी और ओरली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि एक एग्जाम है जिसमें एक स्टूडेंट को 20% मैक्सिमम मार्क्स का मिल रहा है, तो वो 5 मार्क्स से फेल हो जाता है, और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसको 30% मिल रहा है मैक्सिमम मार्क का, और वो 20 मार्क्स ज़्यादा है पास मार्क्स से। ठीक है, अगर उसको 30% मिलता है तो आपको बताना है कि नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग इज 22% करेक्ट आंसर है। आपको दिखाता हूँ इसमें कि आप क्यों समय बर्बाद करते हो ऐसे क्वेश्चन में। देखो फर्स्ट तो इसको विजुलाइज करिए कि यहाँ पर कहीं पासिंग मार्क है, और ये कह रहे हो कि आप जब उसको 20% मार्क्स मिल रहे हैं, जब वो 20% स्कोर करता है तो वो 5 नंबर पीछे रह जा रहा है पासिंग मार्क्स से। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। और जब वो 30% स्कोर कर रहा है तो वो 20 मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं उसको पास मार्क्स से, राइट। आपको निकालना क्या है, पासिंग परसेंटेज। आप क्या करते हो, आप कहते हो 10% जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 25, राइट, यही सब करते हो ना आप। फिर आप कहते हो कि 100% निकालेंगे, वो मिलेगा 250, फिर हम 20% निकालेंगे, राइट। सो 20% निकालेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 55 जोड़ेंगे उसमें तो मिल गया 55। तो पासिंग मार्क कितना है 55। अब निकालेंगे 55 250 का कितना परसेंट है, राइट, तो ये आ जाएगा 22%। देखिए समय कितनी घोर बर्बादी आपने की है, और आप इतने अनभिज्ञ हैं कि आपको मालूम भी नहीं कि आप कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो। आप यहाँ कर क्या रहे हो कि आप सारे परसेंटेज को पहले नंबर्स में कन्वर्ट करके पासिंग परसेंटेज निकाल रहे हो। अरे सर क्यों कर रहे हो ऐसा? अगर आपको पासिंग मार्क इन परसेंटेज चाहिए तो यहाँ एक रिलेशनशिप मिल गई ना आपको परसेंटेज से नंबर के बीच में। लेकिन यही तो आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस है, यही तो आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस है जो आपको मजबूर करता है एक सेट लाइन में चलने के लिए। तो आपने हमेशा यही किया है कि आपने परसेंटेज को नंबर के बराबर किया है, तो आपने निकाला है कि नंबर है क्या। सर जी दिस इज द रिलेशनशिप टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू नंबर एंड वाइस वर्सा। आप नंबर को भी तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इस 5 का परसेंटेज इक्विवेलेंट निकाल लूँ यहाँ से कि 10% अगर 25 के बराबर है तो 2% कितना होगा, 5 के बराबर होगा। तो क्यों ना मैं इस 5 को सीधा 2% लिख दूँ और मेरा आंसर आ गया 22%। तो ये है आपका रैमो मंत्र, ठीक है, कि अननेसेसरी जो है कैलकुलेट ना करें। अगर मुझे परसेंटेज पासिंग मार्क्स चाहिए तो यहाँ ये नंबर जो दिया हुआ है अगर मैं इसको परसेंटेज में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लूँ तो मैं 20 में ऐड करके पासिंग परसेंटेज नहीं निकाल लूंगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप पहले मार्क्स निकालोगे, फिर 20% निकालोगे, फिर 5 ऐड करोगे, फिर परसेंटेज कन्वर्ट करोगे। मतलब क्या कर रहे हो आप, यहाँ से यहाँ जाना है तो ऐसे नहीं जा रहे हो आप पहले यहाँ जाते हो, फिर यहाँ से ऐसे कहीं यहाँ जाते हो, फिर ऐसे कहीं यहाँ जाते हो, फिर यहाँ जाते हो, फिर यहाँ जाते हो। समय की इतनी जब घोर बर्बादी करोगे तो क्या ही होगा, है ना। सीधा चले जाओ ना यहाँ से वहाँ उठ के। तो ये तभी समझ में आएगा जब आप लॉजिक का इस्तेमाल करोगे ना, तो समझ में आएगा कि अच्छा ये क्यों कर रहे हैं भाई। अगर हम मार्क्स परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से, तो हम मार्क को परसेंटेज में भी तो कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करके लगा दो, जब पूछा जाएगा मार्क्स बता दो तब कैलकुलेट करेंगे ना मार्क्स, क्यों कर रहे हैं इसे। सो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी टिप्स मैंने यहाँ पर आपको दिए।
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एग्जामिनेशन है जिसमें कुणाल ने ऑब्टेन किया 20% मोर मार्क्स देन सुशांत बट 10% लेस देन राजेश। तो देखो ये कुणाल है और ये सुशांत हैं और यहाँ पर कहीं राजेश है। तो क्या कह रहा है कि देखो कुणाल को 20% ज़्यादा मिले हैं इनसे और यहाँ पर क्या है 10% लेस मिला है राजेश से, ठीक है। अब कह रहा है मार्क्स ऑब्टेन बाई सुशांत इज 1080, मतलब ये वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है 1080। तो बताना है फाइंड परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाई राजेश, अगर पूरे मार्क्स दिए हैं कि 2000 हैं, ठीक है। तो कुछ सेकंड ही लगेंगे मुझे इसका आंसर पता करने में कि 72% इसका आंसर है, और वो भी मेंटली कैलकुलेट करके। इन सब क्वेश्चन में क्या ही पेन का उठाना। तो आप कैसे करते हो मैं आपको समझाता हूँ और उसमें कहाँ खामियाँ हैं वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी AB रूल का इस्तेमाल करूँगा जो काफ़ी बेहतर मेथड है यहाँ इन क्वेश्चन को करने का, और उसके थ्रू मैं आपकी कैलकुलेशन कराऊंगा। तो उससे आपकी AB रूल की भी थोड़ी प्रैक्टिस होगी। फिर बाद में कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आप शॉक्ड रहेंगे, थोड़ा देर के लिए शॉक रहेंगे, झटका लगेगा, बट उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैंने 20% ऐड किया इसका 1080 का, मुझे अल्टीमेटली राजेश का परसेंटेज निकालना है ना सर। तो मुझे राजेश तक पहुँचना है। राजेश तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1080 का 20% निकालना पड़ेगा। तो अगर आप 20% 1080 का निकालते हो तो आपको कितना मिलेगा, वो मिलेगा 216। 10% 108 है, 216 मिल गया, इसमें आपने जोड़ा तो आपको मिला 1296। जब आपने ये लिखा तो आपने कहा यहाँ से यहाँ तक तो -10% है, लेकिन मुझे राजेश के पास जाना है तो मुझे ये वाला परसेंटेज चाहिए। तो ये अगर -1/10 है तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, +1/9, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही। अब अगर ये +1/9 है तो आप 1296 को 1/9 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 144। तो ये 36 × 36 होता है, तो 36 × 4 हो गया, 72 × 2 144 हो गया। जोड़ दो, आर की वैल्यू कितनी आ गई। तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हो कि आर की वैल्यू आपकी निकल के आएगी कितना, 1440। तो आर की वैल्यू अगर 1440 आ गई तो अब परसेंटेज निकालना क्या है, आउट ऑफ 2000 राजेश का 1440 आउट ऑफ 2000। तो ये वैल्यू हो गई आउट ऑफ 100, आप कन्वर्ट करो 72, परसेंटेज हो गया 72%, ठीक है। पर आपको पता है अगेन यहाँ पर एक गलती हुई, अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की जो आपकी आदत है, जो आप लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते हो, उससे बहुत ज़्यादा लंबा हुआ है। ऑल्दो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा आसानी से हो गया, देखिए आपने बेवकूफ़ी कहाँ करी ना सर जी। जब परसेंटेज में आंसर चाहिए तो हम क्यों ना परसेंटेज से ही स्टार्ट करें, क्यों हम जो है नंबर लेके चल रहे हैं। नंबर तो बड़े बड़े हैं, परसेंटेज तो छोटा हो जाएगा। तो परसेंटेज से ही अगर शुरुआत कर लो तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। आप देखो कैसे मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा ये कर रहा हूँ कि सुशांत के 1080 हैं, फाइनली मुझे 2000 में परसेंटेज चाहिए, तो मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ परसेंटेज में। ये हो गया 54, परसेंटेज नहीं लगाऊंगा, मुझे पता है बाद में लगा लूँगा। 1080/2000 कितना हो गया, 54 आउट ऑफ 100, 54। अब इसमें 20% जोड़ो, कितना जोड़ोगे आप, 10.8 जोड़ोगे। अगर आपने इसमें 10.8 जोड़ा तो आपको क्या मिल गया जरा बताइए, आपको मिल गया 64.8, ठीक है। 60.4.8 में आप +1/9 करो जरा और निकालो जरा, तो आपको इसका मुझे 1/8 निकालना है। तो 9 7 63 होता है, 7.2 हो गया। 64.8 में 7.2 जोड़ो जरा, क्या मिल रहा है आपका, 72। देखो जरा, छोटे छोटे नंबर्स मेंटली कैलकुलेट करके आंसर देते हैं। देखिए मैं ऐसे ही सोचता हूँ, मैं कभी भी अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करता हूँ। लॉजिक इन प्लेस है, कॉमन सेंस मेरे साथ ही रहता है हमेशा मेरा। तो मुझे पता है मुझे अननेसेसरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज माई प्रोसेस इज नॉट ए सेट प्रोसेस। मैं अगेन बोलता हूँ आपको, जब आप ट्रेडिशनली तैयारी करते हो तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो, आप उसको मेमोराइज कर लेते हो। आपको लगता है आप समझो, आप कुछ नहीं समझो, सब कुछ मेमोराइजेशन बेस्ड है आपका। इसीलिए तो आप ट्रेडिशनली आप खुद ही सोचना कि इस क्वेश्चन को आपने देखा होता तो आपने कैसे प्रोसीड किया होगा। वो प्रूफ है कि आप मेमोराइज करके बैठे हुए हो, अपना लॉजिक लगा ही नहीं रहे हो। ये कभी क्यों नहीं सोचा आपने कि क्यों ना हम पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। ये कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। कई बार लोग लिखते हैं कि ये सब चीज़ें एग्जाम में लगती ही नहीं है। भैया ये आपका नेचुरल थॉट प्रोसेस है, अगर नहीं लगती है तो कुछ कमी है, आपको सुधारो, उसको अपनी प्रोसेस को करेक्ट करो आप, है ना। सीधा सोचो, टेढ़ा नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि एक फैक्ट्री है जिसमें 60% वर्कर जो हैं वो 30 साल से बड़े हैं और उसमें 75% जो है मेल्स हैं और रेस्ट क्या हैं, फीमेल्स हैं। तो आपको बताना है कि अगर 1350 मेल वर्कर्स हैं 30 साल से ज़्यादा, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर फैक्ट्री में कितने होंगे, 3000। कैसे निकाला, पढ़ते पढ़ते कैलकुलेट कर रहा था। ये देखो वैल्यू आपकी 60% है ना, ये 30 साल से बड़े हैं, इसका 75% कितना होगा सर, 60% का 1/4 होता है 15%, 3/4 कितना हो जाएगा, 45%। तो इसका मतलब आप मुझे बता रहे हो कि 45% मेल हैं और बाकी अगर फीमेल है तो फीमेल कितनी हुई, 55% हुई, ठीक है। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ये सीधा दे रहे हैं आगे कि टोटल 1350 मेल वर्कर्स हैं। तो अगर सर 45% जो है 1350 के बराबर है तो मुझे 100% निकालना है। ये तीनों आंसर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 90% ही इसका डबल जो है 2700 हो जाएगा, राइट। तो आंसर ये तीनों नहीं है, तो यही करेक्ट होगा। डिवाइड करना तो कर भी लो आप, 1% आपको दिख रहा है कि किसके बराबर है, 30 के, है ना। 45 टाइम्स 3 30, तो आपका 100% कितना होगा, 3000 के बराबर। आसान क्वेश्चन था, कहीं मुश्किल नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन में 8% वोटर्स ने वोट नहीं दिया। फिर कह रहा है इसी इलेक्शन में केवल 2 ही कैंडिडेट थे, ओनली 2 कैंडिडेट्स थे। विनर को कितना मिला, 48% मिला, और उसने क्या किया, डिफीट किया दूसरे वाले को कितने से, 1100 वोट से। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इलेक्शन में कितने हैं, 27500। हाउ, मेंटली कैलकुलेट किया, कैसे सर, 8% लोगों ने वोट ही नहीं दिया है, तो बचे कितने, 92%। उसमें से 48% टोटल वोट्स का गया किसको, जो जीता है। तो देखिए 92% आपके टोटल हैं, और आप कहोगे कि 48% आपका गया इसको, जीतने वाले को, तो रिमेनिंग 44% किसको गया, हारने वाले को। इनका डिफरेंस कितना हुआ, 4%। उसकी वैल्यू कितनी दी है, 1100। तो 4% अगर 1100 है तो आप निकाल लो 1% क्या होगा, 11/4 से कुछ लेना देना होगा। 11/4 आप अगर देखो तो क्या होता है आपका 2.75, बस हो गया। क्योंकि सारे आंसर में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो आप 0 की टेंशन लो ही मत। 11/4 जहां आपको दिखा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ही पूछ रहे हैं इलेक्शन में, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स अगर इलेक्शन में पूछे जा रहे हैं हमसे, जो टोटल वोटर्स होंगे वो कितने होंगे, 27500 इसका आंसर होगा। बिना किसी तकलीफ के आपसे ये लगना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करते हैं, क्या कह रहा है। ए मैन इन्वेस्ट ए पार्ट ऑफ ₹10,000 at 5% and the remainder at 6%. The 5% investment yields annually ₹76.50 more than the 6% investment. The amount invested at 6% is. आसान सवाल है, पहले समझाता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है टोटल अमाउंट 10,000 है, उसमें कुछ अमाउंट को 5% पे इन्वेस्ट किया गया है, कुछ अमाउंट को 6% पे इन्वेस्ट किया गया है। अब ये कह रहा है कि जो 5% इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट है वो दे रहा है 76.5 रुपीज़ ज़्यादा रिटर्न कंपेयर टू जो अमाउंट 6% पे इन्वेस्ट किया गया है। तो आपको यही बताना है कि 6% पे जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन तो आप तुरंत ही रिजेक्ट करिए, ए और डी। कैसे, देखिए इसका कारण क्या है कि इसका आप ये क्या है, ये 6% वाला इन्वेस्टमेंट है। अगर इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो जो 5% वाला इन्वेस्टमेंट होगा उसके लास्ट में भी 0 आएगा, क्योंकि टोटल 10,000 होना है। 0 लास्ट में आने का मतलब होता है जो 1% वैल्यू है वो इंटीजर हो गई। अगर 1% वैल्यू दोनों की इंटीजर है दोनों केसेस में, तो आप मुझे बता दो क्या होगा, 5% भी इंटीजर निकल के आएगा, 6% भी इंटीजर निकल के आएगा। इंटीजर वैल्यू और इंटीजर वैल्यू का डिफरेंस कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता है। ए और डी गए, ऐसा ऑप्शन रिजेक्शन आपने कभी किया नहीं होगा, बता रहा हूँ, सीख लो, ठीक है, बहुत काम आएगा। अब 2 ऑप्शन बचे, अब क्या बचा है, एक चेक कर लो, अगर वो गलत तो अगला सही, वो सही तो बहुत सही, ठीक है। तो चलो देखते हैं, आप इसको चेक करते हैं। तो ये हो गया आपका 6% वाला, ये हो गया आपका 5% वाला। अगर आपने कहा कि ये है 3550 तो ये हो गया 6450। इसका 5% आप निकालने गए, 10% 645, इसका आधा 322.5 हो गया। इसका जरा 6% आप ध्यान से देखना, ये हो गया 35.5, 1% हो गया। कितना गुना करना है, 6 गुना करना है। तो आप कहोगे लेट से पहले 35 पे फोकस करते हैं। 35 × 2 कितना होता है आपका, 70 होता है। 70 × 3 कितना होगा, 200 और 10 हो गया। और आपको दिखा है 0.5, अब भूल ही जाओ भाई, इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस आपका बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्ट मत निकालिए, वैल्यू 100 से बड़ी आ रही है, ये सही नहीं है। क्या सही है, सी ऑप्शन का सही होना इसकी मजबूरी है। एक फिर आप इक्वेशन बना के करो, ठीक है। एक तरीका और भी है, इसको विजुलाइज करके भी किया जा सकता है, लेकिन बेहतर है ये जो मैंने आपको करा दिया, जो ऑप्शन चेकिंग, दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू डू दिस क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट अप्रोच, कि आप क्वेश्चन देख के उसके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आपने सीधा आंसर लगा दिया। तो देखिए ये चीज़ें आपको किसी रटे रटाए ज्ञान से नहीं आएंगी, ये चीज़ें आपको किताबें कभी नहीं सिखाएंगी, ये चीज़ें कौन सिखाएगा, सिर्फ मैं। और फिर आप खुद से सीखोगे, इनको इम्प्लीमेंट करोगे, नई नई चीज़ें आप खुद सोचोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि देखिए एक द नंबर ऑफ वोट्स नॉट कास्ट, मतलब वोट नहीं दिया गया, जो प्रजा पार्टी एक कोई पार्टी है वो 25% बढ़ गई, मतलब जो भी वोट इनको नहीं मिला है वो 25% से बढ़ रहा है नेशनल इलेक्शन में
ओवर दोज नॉट कास्ट फॉर इट इन प्रीवियस असेंबली पोल। अच्छा, मैं कह रहा हूँ एक असेंबली पोल हुआ था तो इसमें एक पार्टी को जितने वोट नहीं मिले थे, अब नहीं मिलने वाले वोट क्या हो गए, 25% और बढ़ गए हैं, यानी कम वोट मिला इनको। आप कह रहे हैं कि इससे हुआ क्या कि जो पार्टी है ना वो हार गई, दुगनी मेजॉरिटी से हार गई जितने से ये पिछली बार जीती थी असेंबली पोल। मतलब कहानी है, प्रजा पार्टी ने पिछला इलेक्शन जीता था, कुछ लोगों ने वोट दिया था इनको, कुछ लोगों ने किसी दूसरे को दिया होगा, तो जो वोट इनको नहीं मिला था जब वो 25% बढ़ गया ना इस बार, तो ये हार गए। और कैसे हारे, बुरी तरह से, 2 गुने अंतर से हारे, जितना इनका अंतर जीतने का था पिछली बार उतने उससे डबल अंतर से हार गए। कह रहा है टोटल अगर 2,60,000 लोगों ने वोट किया बार बार, तो बताना है कितने लोगों ने प्रजा पार्टी को पिछले असेंबली पोल में वोट किया था। पिछले असेंबली पोल में आपसे एक सवाल पूछता हूं कि पिछले असेंबली पोल में क्या हुआ था, पार्टी जीती थी या हारी थी? जीती थी। तो अगर इन्होंने जीता तो क्या कहानी होगी सर, ये जो 2,60,000 वोट हैं, अब यहाँ पर देखिए आप ये गलती मत करना कि आप यहाँ पर बहुत सारी पार्टी यहाँ मान के चलोगे ना, यहाँ पर हमें 2 ही पार्टी एज्यूम करके चलना है क्योंकि इन्होंने कुछ भी और मेंशन इसमें किया नहीं है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, हम 2,60,000 लोग हैं। अब अगर पिछली इलेक्शन की हम बात करेंगे तो ज़रा आप मुझे बताइए क्या होगा, जीतने के लिए ना हाफ मार्क से ज़्यादा चाहिए होगा ना। अगर 2,60,000 लोगों ने वोट किया तो 1/30 से बड़ी वैल्यू चाहिए थी जीतने के लिए। तो पहले तो पहला और डी ऑप्शन वाहियात ऑप्शन है, इनको भूल जाइए, ठीक है, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने आधे से ज़्यादा वोट नहीं पाया तो पिछले इलेक्शन में जीतेंगे कैसे ये। तो आप कहोगे अच्छा मतलब इन्हीं दोनों में से कुछ सही हो सकता है। अब आप कुछ भी चेक कर लो, एक चेक करो अगला सही हो जाएगा। तो आपने कहा 150 चेक करना है, कर लो सर। 150 अगर प्रजा पार्टी को मिला तो इनको क्या नहीं मिला, 110 नहीं मिला जो दूसरे को गया होगा। अब क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ रही है कितने से, 25% से। तो अगर ये 25% से बढ़ी तो आप खुद ही देखो 110 का 1/4 है ना, तो आपका कितना होगा, 27.5 हो गया। तो जितना इधर बढ़ेगा उतना ही इधर कम होगा, तो उतना ही इधर कम होगा। तो आप देखो ये वैल्यू कितनी होगी, 122.5 हो गई। अब देखिए ये जो डिफरेंस आएगा आपका यहाँ पर, इसको अगर आप सम करोगे तो आपको मिलेगा 137.5। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना सर, ये डिफरेंस पहले ऑलरेडी 40 का डिफरेंस था जीतने का, तो ये 80 नहीं आ रहा है यहाँ पर हारने का, ठीक है, बहुत कम आ रहा है। आप खुद ही देखो ये 15 आ रहा है केवल, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अब अगर ये गलत हो गया तो फिर से क्या हुआ, देखो सी ऑप्शन का सही होना इसकी मजबूरी है। अब 2 ऑप्शन तो हम देखते ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो 2 ऑप्शन जब हम देखते ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं तो एक ऑप्शन को चेक करेंगे तो आंसर तो मिलेगा ही, या तो वो सही होगा, अगर गलत होगा तो अगला वाला सही होगा। कितनी आसानी से देखिए आंसर्स निकल जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन, प्रजा पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, हार जीत, हार का अंतर जीत के अंतर का 2 गुना। क्या ही था इसमें, कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। क्या कह रहा है कि राकेश एड्स 12% ऑफ हिज सैलरी इन पीपीएफ, 3/8 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी इज स्पेंड इन क्लोथ्स। 12% आपका गया पीपीएफ में, 88% बचा उसका, 3/8 यानी 33% गया आपका क्लोथ्स में। डिफरेंस ऑफ 33 और 12 कितना होगा, 21%, है ना। तो ये कह रहा है पीपीएफ और क्लोथ एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस है तो वो वैल्यू 21% आएगी। यहाँ पर आप -21 मत सोचना कि भाई पीपीएफ 12 है ये 33 है। डिफरेंस का मतलब हम पॉजिटिव डिफरेंस देख रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू इन्होंने यहाँ दी है कितनी है, तो ये वैल्यू आपकी 10,500 दी हुई है ना। तो 10,500 जो आपने लिखा तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि टोटल जो 100% है ये यहाँ से कितना हो गया आपका 50,000, ठीक है, क्योंकि आपका 1% आप निकालोगे यहाँ से तो 500 निकल आएगा, तो 50,000 हो गया। अब कह रहा है रिमेनिंग अमाउंट, आज ऑलरेडी कितना स्पेंड हो गया आपका, 12% पीपीएफ में, 33% आपका चला गया क्लोथ्स में, यानी 45% स्पेंड हो चुका है, 55% बाकी है। इसका अगर आप 55% निकालते हो तो ये वैल्यू कितनी होगी, 27,500। 50% प्लस 5%, 25,000 प्लस 2,500 मैंने लिखा है यहाँ पर। फिर कह रहा है कि हाउस रेंट एक्सपेंस जो है ना 1,500 कम है अदर एक्सपेंसेस से, तो मुझे हाउस रेंट बताना है। अब देखो 1,500 मुझे अदर वाले को ज़्यादा देना है तो वो 1,500 हटा लो क्योंकि यही क्वेश्चन में दिया है। 1,500 हटाने के बाद कितना बचेगा, 26,000। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, कितना आ गया 13,000। तो यही है हाउस रेंट एक्सपेंस 13,000, वो आपका सी ऑप्शन हो गया। और आपका जो दूसरा अदर एक्सपेंसेस हो गया उसमें 1,500 आप जोड़ दो, ठीक है, आसानी से आंसर होगा, कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो इसमें जो भी कैलकुलेशन थी वो एक्चुअली मेंटली पॉसिबल थी, मतलब इसको करने के लिए मैं कभी पेन नहीं उठाऊंगा, मैं इसको ऐसे ही करके ओरली आंसर मार्क कर सकता हूँ। 1-2 स्टेप अगर मेंटली कैलकुलेट भी करना पड़ता है तो वो चैलेंज नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको डेवलप करिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैलकुलेशन में अपनी जो एफिशिएंसी है ना उसको इंप्रूव करिए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि द एनुअल सैलरी ऑफ अरुण इज 7.68 लाख इफ ही स्पेंड्स ₹12,000 ऑन हिज चिल्ड्रेन, 1/13 of the rest of the salary on food and ₹8,000 in mutual funds,
देन फाइंड द मंथली सेविंग ही इज लेफ्ट विथ। तो यहाँ पर मंथली सेविंग की बात करें, ये आपकी एनुअल इनकम दी हुई है। ओके, उन्होंने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि ये स्पेंड कैसा है, एनुअल या मंथली, तो इसको आप मंथली ले लो, है ना, क्योंकि स्पेंड जो है 12,000 8,000 के आसपास है, सैलरी ऑलरेडी 64,000 है, तो ये मंथली एक्सपेंडिचर है, दिया होना चाहिए। ये मंथली है, ये मंथली है, ये मंथली, तो ये आप ऐड कर लेना, मंथली होना चाहिए। फिर हमें मंथली सेविंग पता करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। 7.68 लाख तो आपको दिया ही हुआ है, इसको 12 मंथ में आप डिवाइड करो, है ना, कितना आ गया 64,000। कैसे आया, डिवाइड करके देखो सर, 12 6 72, देन यू विल लेट विथ 4 48, दैट्स वाई 64,000, है ना। डिवीजन आपका क्विक होना चाहिए। 64 में देखिए 12 यहाँ गया, ठीक है, और 8 यहाँ गया, यानी 20 तो सीधा सीधा चला गया, तो ये हो गया आपका 44। लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर जब आप 12 घटाओगे तो आपको मिलेगा 52,000, उसका 1/13 फिर से माइनस करना है, तो 1/13 आपका होगा 4,000, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 48,000, और फिर 8,000 और गया, तो कितना बच रहा है आपका 40,000। ये इसका करेक्ट आंसर है फाइनल, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान देना था कि ये जो 1/13 है वो 12,000 हटाने के बाद है, लिखा है 1/13 ऑफ द रेस्ट सैलरी ऑन फूड, ठीक है। तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाता, छोटी सी कैलकुलेशन थी, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 देखते हैं, पढ़ते हैं। बहुत बड़ा सा सवाल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा हो सवाल या छोटा हो, मन से पढ़ेंगे तो सब निकलेंगे। चलिए करते हैं। कह रहा है कि अंजलि के जो एक्सपेंसेस हैं आउट ऑफ हर टोटल एक्सपेंडिचर इन ए ट्रिप इज इन बिटवीन ट्रेवल, एकोमोडेशन एंड शॉपिंग, 3 हेड्स, इनका रेशियो दिया हुआ है। आउट ऑफ द ट्रेवल एक्सपेंसेस 25% चला गया बस टिकट पे, 60% चला गया एयर टिकट पे, 15% बाकी है, राइट, वो सेविंग हो गई, राइट, 15% यहाँ सेव हो रहा है। फिर कह रहा है ऑल ऑफ द एकोमोडेशन एक्सपेंसेस आर स्पेंड ऑन होटल, ये तो पूरा खर्चा कर दिया इन्होंने। और जो ट्रेवल टोटल एक्सपेंसेस हैं शॉपिंग में, ये वाले, इसमें 50% गया टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स में, 47 2/9 गया फुटपाथ शॉपिंग में, तो 50 और 47 97 2/9, यानी आपका जो बचा है वो 27/9 बाकी है ना, बाकी सब खर्चा हो गया। और टोटल सेविंग इतनी दी हुई है। देखिए इतना पढ़ने के बाद ना मुझे तो कोई दिक्कत नज़र ही नहीं आ रही इस क्वेश्चन में। बस 543 को ना मैं 500 400 और 300 लिखना चाहूँगा, ठीक है, इसको इधर लिखते हैं 500 400 एंड 300। ये क्यों लिखना चाह रहा हूँ मैं, इसका कारण ये है कि भाई परसेंटेज आसानी से निकालें। यहाँ मुझे याद है कि 15% निकालना था, तो ये हो गया आपका 75। देखो 15% निकालोगे तो आपको मिलेगा 75। यहाँ कुछ बचत नहीं हुई, सब खर्चा हो गया। यहाँ पर आपका कितना बचा था, अगर आपको तो याद हो 27/9, तो 27/9 जो आपकी बचत हुई उसका अगर आप मिक्स फ्रैक्शन निकालते हो तो 25/9% हुआ। अब 25/9 आपको निकालना है 300 का, तो वो आपका कितना हो जाएगा 25/9 × 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1% किसके बराबर है, 3 के बराबर है। यहाँ पर 1% किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब ये जो आपकी है ना, ये टोटल सेविंग निकल के आ रही है, ठीक है। जब हमने ये रेशियो अज्यूम किया तो टोटल सेविंग इसके करस्पॉन्डिंग है, जो कि वैल्यू मुझे दी है 17,500 के बराबर। अब देखिए इस रिलेशनशिप को यूज़ करके हमारा सारा आंसर आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करो, 75 × 3 आपका हो जाएगा 225, और ये 25 कितना हो गया आपका 250 डिवाइडेड बाई 3 को उधर ले जाओ, 17500 × 3। अब आप देखो 250 कितने गुना, 7 टाइम्स, राइट। तो 7 टाइम्स आपको दिख रहा है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की जीरो कहाँ है, जीरो की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो आप इस तरह के क्वेश्चन में यूजुअली सारे ऑप्शंस में नंबर ऑफ जीरोस बराबर होते हैं, तो आपको जीरो की टेंशन नहीं लेनी, कितने जीरो आने वाले हैं उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बस आपको बताइए 7 टाइम्स गया तो ये अल्टीमेटली कुछ 21 का फॉर्म लेगा। तो जो टोटल वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है ना, करस्पॉन्डिंग टू दिस, इसको यूज़ किया मैंने, इसको यूज़ करके मैंने निकाला कि 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 1 के करस्पॉन्डिंग 21 आ रहा है। अब हर एक वैल्यू को अगर आप 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो करस्पॉन्डिंग हेड्स में जो एक्सपेंडिचर हैं, जो बजट था वो मिल जाएगा आपको। पूछ क्या रहे हैं देखिए, फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑन एकोमोडेशन एक्सपेंसेस। एकोमोडेशन एक्सपेंसेस कौन सा था आपका, ये दूसरा वाला था, 400 को करस्पॉन्ड कर रहा था और सारा खर्चा हुआ था, तो वही पूछ रहा है टोटल अमाउंट एकोमोडेशन एक्सपेंसेस में क्या था। आपका हो जाएगा 400 × 21, ठीक है, 84 से शुरू होगा कुछ, ये आंसर होगा आपका 84,000। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। कह रहे हैं टोटल अमाउंट क्या है ट्रिप में अंजलि का। टोटल अमाउंट की अगर आप बात करते हो तो आपका 5 4 9 एंड 3 12, तो 12 × 21 बनेगा, राइट। आप देख लो क्या बनने वाला है, 240 + 12 252। तो देखो ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि भाई जीरोस के पीछे अपना समय बर्बाद ना करें, है ना, वरना कई बार मैंने देखा है कि जब इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी होती तो लोग यही काउंट करते रह जाते हैं कि कहाँ जीरो लगेगा, कितना जीरो लगेगा। सर जी एक बार ऑप्शन देख लो, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सब में बराबर हैं देन व्हाट मैटर्स इज कि आप शुरू की डिजिट्स मैच करा लो, बस नंबर ऑफ जीरो से क्या ही करना है आपको। आंसर अगर आपका 84,000 सही होगा तो आपका आंसर 84 से शुरू होना चाहिए बस।
ये काफ़ी है, तो इसलिए मैंने जीरो से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि कितने जीरोस होंगे, मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था, बट सिंपली आंसर को फटाफट करके हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो देखिए कई बार बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको देख के डर जाते हो, उनको देख के डरना नहीं है, उनको पढ़ना, जब बड़े क्वेश्चन होते हैं सब कुछ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी स्किल होती है जब आप बड़े क्वेश्चंस को डील करते हैं ना, तो जो इन्फॉर्मेशन दी होती है ना, इसको क्विकली अंडरस्टैंड करना और जो भी मिडिल इन्फॉर्मेशन है उनको भी क्विकली समझना। जैसे जब मैं इसको पढ़ रहा था तो 25 और 60 का जो रिजल्ट था 85 और बचा 15, वो मेरे को पता था जब मैं यहाँ पहुँचा, तो मुझे दोबारा जाके नहीं देखना पड़ा। ठीक है, ये परसेंटेज जब मुझे देखा तो मुझे टाइम लगता नहीं भाई, 50 ऑलरेडी जा चुका है, बाकी के 50 में 47 2/9 चला गया, तो कितना बचा 27/9, 25/9%। तो ये चीज़ें क्विक हैं, जब तक आप मेंटली इसमें एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आपको तकलीफ आपकी बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि एक विलेज है जिसमें 60% फैमिली के पास काऊ है और कह रहा है कि 30% फैमिली के पास बफेलो है और ईच ऑफ द 15% फैमिली के पास दोनों है। ठीक है, तो कह रहा है कि टोटल 96 फैमिलीज हैं। हाउ मेनी डू नॉट हैव ए काऊ और ए बफेलो? 75%, 25%, 24, 1/4। ठीक है, क्या किया मैंने, देखो जरा ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि भाई ये वैल्यू 60% है जिनके पास काऊ है, 30% है जिनके पास बफेलो है और 15% इनके पास दोनों है। अब इनका टोटल निकालते हैं, जरा देखो 60 और 30, 90 हुआ, 90 में 15 माइनस करते हैं तो कितना आता है 75। क्यों माइनस किया सर? 60 लिया तो भी ये काउंट हो गया, 30 लिया तो भी ये काउंट हो गया बीच वाला। अब बीच वाले को 2 बार थोड़ा ना काउंट करना था, एक ही बार करना था, इसलिए मैंने 15% घटा लिया। कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, NA NB NA इंटरसेक्शन C, इन दोनों को जोड़ो, ये घटा दो। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि 2 बार काउंट हो रहा था, एक ही बार करना है। 75% के पास पता चल गया ना कि है कुछ ना कुछ काऊ या बफेलो, बाकी 25% के पास क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, काऊ बफेलो नहीं है। तो यहाँ पर 96 फैमिलीज थी ना, तो 25% आपको 96 का निकालना है। 25% 1/4 होता है, 1/4 96 का कितना हो गया? 24। ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गया। ये कह रहा है कि एक स्टॉक पाइल ऑफ प्रोडक्ट है प्रोड्यूस बाई 3 मशीन है M1 M2 M3, 40% एंड 30% M1 M2 मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसका मतलब 20% M3 करेगा। 3% कह रहा है प्रोडक्ट जो है M1 डिफेक्टिव प्रोड्यूस करता है, 1% M2 डिफेक्टिव प्रोड्यूस करता है और 95% प्रोडक्ट M3 के नॉन डिफेक्टिव यानी 5% डिफेक्टिव है, यानी 315 हो गया। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव इन द स्टॉक पाइल? तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, आपको पहले तो ये समझना है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्शन रेशियो होगा वो 40-30-30 हो जाएगा, तो 4-3-3। ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया और ये आपका M3 हो गया। ठीक है, ये जो M1 M2 कर रहा है, बाकी जो बचा M3 कर रहा होगा। फिर देखिए डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स क्या हैं M1 के? 3%, 1% और यहाँ पर आपका कितना है 5%। आपको ये निकालना है कि परसेंटेज डिफेक्टिव प्रोडक्ट क्या है कंप्लीट स्टॉक पाइल में। तो देखिए बहुत आसान है, इसको आप या तो वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करके कर सकते हो। मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है कि इसका आंसर होगा 3%। कैसे? जरा थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना, और इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे 3 लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखो कि अगर ये M1 को मैं एक M1 का जो 1% है, एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है, उसको बाहर निकाल लेता हूँ अभी ऐसे। इसको जाके मैं अलग से लिखता हूँ M1 is 1, उसको बाद में लेके आऊँगा। 4 था, 3 कर दिया, 3-3-3। अगर ये सब बराबर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये केस क्या होता है? सिंपल एवरेज का होता है। तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि ये 3%, ये 5%, ये 1% है, ये 9/3 यानी सबका एवरेज जो है 3% हो गया। अब देखो एक और M1 को आप इंक्लूड कर लो। M1 कितना देता है? 3% डिफेक्टिव। सो इस पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है? 3% है, और M1 को आप लेके आ गए यहाँ पर, एक और ले आए, क्योंकि M1 का कंपोनेंट जो था 4-3-3 था ना, तो एक बाकी ना एक ले आए। 3% एक ग्रुप का एवरेज है और एक लेके एक्स्ट्रा आ रहे हो आप, वो भी 3% के साथ आ रहा है, तो एवरेज बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। 3% ही इसका करेक्ट आंसर होना है। इसमें आपको कहीं भी कोई शंका बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप आसानी से आपका आंसर निकलेगा, इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ये क्या कह रहा है कि इन ए सर्वे ऑफ पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस 78% ऑफ दोज आस्क्ड वेयर फेवर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द प्रपोजल। मतलब 78% लोगों ने किसी ना किसी एक प्रपोजल का फेवर किया आउट ऑफ 1, 2 एंड 3। फिर कह रहा है कि 50% ऑफ दोज आस्क्ड, जिन लोगों से पूछा गया उसमें से 50% लोगों ने जो है प्रपोजल 1 को फेवर किया, 30% ने 2 को और 20% ने प्रपोजल 3 को किया। और कह रहा है 5% जिनसे पूछा गया आउट ऑफ टोटल, उन्होंने तीनों को फेवर किया। राइट, तो हमें ये बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ दोज आस्क्ड फेवर्ड मोर देन वन ऑफ द 3 प्रपोजल्स। बहुत आसान सवाल है, सही समझना है, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए प्रपोजल 1, प्रपोजल 2 एंड प्रपोजल 3। अब ये कह रहा है कि जिसका जो टोटल आना है ना, ये 78% आना है। राइट, क्योंकि मैं यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी एक
प्रपोजल को फेवर किया है वही यहाँ पर होंगे, जिन्होंने किसी को फेवर ही नहीं किया वो क्यों आएंगे यहाँ पर। तो देखिए कह रहा है कि 50% ने प्रपोजल 1 को फेवर किया, 30% ने प्रपोजल 2 को फेवर किया और 20% ने प्रपोजल 3 को फेवर किया, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 5% ने क्या किया ना, सबको बोला, सबको फेवर किया। हमें ये बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ दोज आस्क्ड फेवर्ड मोर देन 1 ऑफ द 3 प्रपोजल्स। मोर देन 1 मतलब 2 और 3। जब हम मोर देन 1 की बात करते हैं तो हमें उन लोगों का पता करना है जिन्होंने 2 प्रपोजल को फेवर किया और जिन्होंने 3 प्रपोजल को फेवर किया, वो लोग हमें चाहिए। अब इस अगर वेन डायग्राम को आप ध्यान से देखते हो, कोई फार्मूला नहीं चाहिए, लॉजिक चाहिए। आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए और बीच वाला जो 5 लिखा है ये चाहिए। कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखना भाई। टोटल जो लोग हैं इसमें वो कितने हैं, टोटल जो लोग हैं वो 78% है इसमें जो रिप्रेजेंटेड है। तो मैं जरा लिखता हूँ कि 78% इसमें रिप्रेजेंटेड हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 78%। अब इसमें जो लोग रिप्रेजेंटेड हैं, और जरा मैं इनको सम करता हूँ ऐसे सीधे, 50, 30, 80 एंड 20 कितना दिया हुआ है आपको। अगर मैं इसको कहूँ 50%, 30% एंड 20%, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 100%, राइट। अब मैं कहूँगा कि ये जब मैंने किया तो मुझे 100 क्यों मिला और यहाँ पर मुझे 78 ही क्यों मिला है। आप कहोगे यहाँ पर ना आपने कुछ जोन को ना 2 बार काउंट किया है। देखो जरा इसको देखना और इसको देखना। जब मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं एक नया कलर यूज़ करता हूँ समझाने के लिए, कि जब मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूँ, इस सर्कल की, और जब मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, ये वाला जो जोन है ना पूरा, ये 2 बार काउंट हो रहा है। तो इसीलिए जब हमने सीधा जोड़ा 50, 30 और 20, 50, 30 एंड 20, 100 यहाँ लिखा, तो इसमें कई जोन है 2 बार जुड़े हुए हैं। देखो जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ ना, ये ब्लू, ये ब्लू, ये तो 2 बार जुड़े हैं, और ये जो बीच वाला जोन है ना खाली, इसको छोड़ दो आप, और ये वाला बीच वाला 3 बार जुड़ा हुआ है। अब देखना, एक बार पहला सर्कल, एक बार दूसरा सर्कल, एक बार तीसरा सर्कल, लेकिन मुझे काउंट कितनी बार करना था इनको, एक ही बार करना था। अब मैं जरा वही चीज़ कर रहा हूँ, मैं इधर वो जोड़ रहा हूँ ताकि मुझे बैलेंस मिले। आप कहोगे इसमें देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा ये नीला वाला जोन जोड़ा गया था, तो मैं कहूँगा सारे नीले वाले जोन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो, ठीक है। प्लस आप कहोगे कि 5% को एक्चुअली में जोड़ना कितनी बार था, आप बताओ मुझे। जोड़ना 1 बार था, लेकिन हमने कितनी बार जोड़ा, नीले वाले जोन को हमने 2 बार जोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इधर भी वो नीला वाला जोन डाल दिया ताकि इसकी बैलेंसिंग हो जाए नीले वाले जोन की, क्योंकि यहाँ मुझे पता है 1 बार एक्स्ट्रा है। फिर देखो ये जो 5% वाला जोन है ना, वो यहाँ पर कितनी बार आ गया, 3 बार आया। आना कितनी बार था, 1 बार। तो ये 1 बार चाहता है लेकिन 3 बार आ गया, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा सर, आप बताओ मुझे। बैलेंस करने के लिए इस 78% में तो वो 1 ही बार आना चाहिए, तो इसमें 1 बार इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पर वो 3 बार जुड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर 2 बार और जोड़ने जा रहा हूँ, 10%। अब आप जरा ध्यान से देखना कि ये नीले वाले जोन की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 12% यहाँ से। नीला वाला जोन अब आपका यहाँ से दे रहा है कितना, 12%, क्योंकि आप इसको ऐड करोगे तो नीला वाला जोन 12% मिल गया। पूछ क्या रहा है कि जिन्होंने 1 से ज़्यादा प्रपोजल को फेवर किया है, यानी ये नीला वाला जोन प्लस 5%, कितना हो गया, 12 + 5 यानी 17% इसका आंसर है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आप सही से समझ के करोगे तो आसानी से निकलेगा, नहीं समझ के करोगे तो फिर तो नहीं निकलेगा। फिर तो अगर आपको फार्मूले याद है तो इस तरह के सवालों में तो कठिनाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कुछ नहीं। वेन डायग्राम में कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना है, कॉमन जोन बना के आप खुद ही देख सकते हो क्या निकालना है, मुझे कैसे निकालना है, वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक ग्रुप है 140 लोगों का, जिसमें 70 लोगों को एप्पल पसंद है, 70 लोगों को ऑरेंजेस पसंद है, 110 को बनाना पसंद है, और बताना है कि 35 लाइक्स बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, 45 को ऑरेंजेस और बनाना पसंद है, 55 को बनाना और एप्पल्स पसंद है। तो बताना क्या है कि अगर सबको कम से कम एक फ्रूट पसंद है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, कम से कम एक फ्रूट का मतलब ये हुआ कि अगर हम वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं तो हम सारे 140 लोगों को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि सबको कम से कम एक पसंद है, तो वो उस वेन डायग्राम में होंगे कहीं ना कहीं। तो बताना है हाउ मेनी ऑफ दीज लाइक ऑल 3 फ्रूट्स, जरा देखते हैं, ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब देखो ये वैल्यू आपकी दी है 70, ये वैल्यू आपकी दी है 70 और ये वैल्यू आपको दी है 110, ठीक है। फिर कह रहा है कि 35 लाइक बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, राइट। तो आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना
कि ये वाली जो पूरी वैल्यू है ना, ये वाली जो पूरी वैल्यू है, ये वाली पूरी वैल्यू, ये वैल्यू आपको दी हुई है 35, है ना। लेकिन जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जो वो पूछ रहे हैं ऑल 3 वाला, वो पता ही नहीं है। जब वो पता ही नहीं है ना, तो उस वैल्यू को मैं लिखता हूँ x यहाँ पर। तो ये वैल्यू आपकी फिर हो जाएगी 35 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 35 है ना सर, तो ये 35 माइनस एक्स हो गई। 45 लाइक कर रहे हैं ऑरेंज बनाना दोनों को, तो ये हो गया आपका 45 माइनस एक्स, और यहाँ पर ये 55 है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 55 माइनस एक्स। अब इस पूरे वेन डायग्राम का जो सम है वो 140 के बराबर आने वाला है। ये क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया 150 के बराबर आने वाला है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप करना शुरू करिए। एक तरीका है कि आप ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है, वो भी बहुत बेहतर तरीका है। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो दोनों तरीके वैलिड हैं, जो करना है आप कर लो। तो ऑप्शन चेकिंग भी बेहतर है। जैसे ऑप्शन चेकिंग अगर यहाँ करना है तो मैं तो बड़ी वैल्यू से करूँगा। उसका कारण क्या है, सिंपल, उसका कारण यहाँ पर देखो ये है कि एक्स की वैल्यू जितनी बड़ी लूंगा ये डिफरेंस उतना ही छोटा आएगा, ठीक है। तो इवन यहाँ से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप सबसे बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करो, कोई तकलीफ नहीं है ना, आराम से आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप सीधे ही एक्सप्रेशन से ही सॉल्व कर लो। दोनों से करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक्सप्रेशन से पहले देख लेते हैं। चलो देखो, इसमें पूरी वैल्यू लिखनी है जो 140 के बराबर हो गई। देखो पूरी वैल्यू लिखने के लिए मैं ये पूरा सर्कल लिखूंगा जो मुझे पता है किसके बराबर है, 70 के बराबर है। मैं लिख रहा हूँ 70, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखना कि अगर मैं इस सर्कल को भी पूरा जोड़ना चाहूँ, ठीक है, तो मैं लिखूंगा 70 + 70, बट आप तुरंत ही ऑब्जेक्ट करोगे, कहोगे इसमें ये वाला जोन 2 बार काउंट हो गया। तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशानी नहीं है, इस टोटल जोन की वैल्यू तो मुझे पता ही है, 35 माइनस कर देते हैं। तो देखो जब मैंने इतना कर लिया तो मेरा सिर्फ ये बाकी रह गया। पूरे वेन डायग्राम को मुझे लिखना था, मैंने इतना लिख दिया, 70 + 70 - 35 करके। अब इतना और लिखना है, इसमें कुछ एक्स वक्स आने वाला है, तो परेशान मत होना, देखते हैं क्या आने वाला है। टोटल वैल्यू क्या है 110, और इन तीनों की वैल्यू देखो जरा कितना है, 45 और 55 कितना हो गया 100, और ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटली बनेगा 100 माइनस एक्स। तो ये वैल्यू आपकी 100 माइनस एक्स है पूरी इतनी। तो ये 100 माइनस एक्स है और ये आपका 110 है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा क्या 10 + x, राइट। अब ये टोटल वैल्यू आपकी 140 है। अब जरा आप देखना ध्यान से, ये तो आपका 140 हो गया, 140 में से कितना गया 35, 105, 105 और 10 कितना हो गया आपका 115, x की वैल्यू कितनी हो गई 25। तो देखिए इसको भी जब आप इस डायग्राम को बना लेते हो ना, तो कई लोगों को देखा है मैंने अननेसेसरी ये भी निकालते हैं, ये भी निकालते हैं, ये भी निकालते हैं। ज़रूरत क्या है, आपको सिंपली तीनों सर्कल्स में हर एक एलिमेंट को एक एक बार काउंट करना है। इसलिए मैंने पहले 2 सर्कल्स को लिया और पूरा लिख लिया, बस इतना बचा मेरे लिए। जब इतना मेरे लिए बचा तो कुछ क्वेश्चन में रह ही नहीं गया था, क्योंकि ये वैल्यू आपको दिख रही है 55 माइनस एक्स, और एक्स मिला के ये 55 है, और प्लस 45 माइनस एक्स यानी 100 माइनस एक्स। उसको 110 माइनस किया इस जोन को निकालने के लिए, तो वो मेरा आ गया 10 + x। तो देखो इक्वेशन भी डायरेक्ट हो गई और आंसर डायरेक्ट आ गया। वैल्यू चेक करना था तो आप 30 चेक कर लेते, 30 से आंसर नहीं मिलता तो फिर 25 चेक कर लेते, आंसर आ जाता, ठीक है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अभी हमने परसेंटेज में 40 क्वेश्चंस आज किए, टोटल मतलब आज 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं कल और आज मिला के। इसके पहले हमने क्या किया था कि थ्योरी डिस्कस करते भी कुछ क्वेश्चंस किया था। तो देखिए ये एक मेरा एक कोशिश ये था कि मैं आपको एक सही डायरेक्शन में सही थॉट प्रोसेस बता पाऊँ, राइट, कि क्वेश्चन में किस तरीके से सोचना होता है। क्वेश्चन में डिपेंडेंसी आपकी फॉर्मूला की नहीं होती है। अगर आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स आपने स्ट्रेंथन कर लिए हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट करिए। बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपके स्ट्रेंथन है तो आपके रिएक्शंस फास्टर होंगे। फिर आप क्वेश्चन में सिर्फ सोचिए, आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको किसी किताब में सॉल्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली खुद सोचने की जरूरत है। आपसे सारे क्वेश्चन निकलेंगे, नहीं निकलते तो आप डिस्कशन करिए अपने पीयर ग्रुप में, पर सिर्फ सॉल्यूशन देखने से आप कभी कुछ ज्यादा सीख ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो सॉल्यूशंस दिए हैं किताबों में उनका लेवल आप खुद ही कंपेयर कर लो कि जो भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है लॉजिकली, क्या है वो उससे मैच करते हैं। आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो ये पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको सॉल्यूशन पढ़ना बंद करना है। आपको जो भी बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं इनको मजबूत करके कहीं ना कहीं खुद सोचना शुरू करना है। अगर आप खुद नहीं सोचोगे ना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि किताबें आपको नहीं सिखा पाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जितना आप खुद से इंप्रूव कर सकते हो। तो देखिए इस क्रैश कोर्स में मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकता हूँ करूँ, और ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर्स यहाँ पर दिए। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है कि मैं कवर कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एक फंडामेंटल बेस बना के और आगे की जो अपनी प्रिपरेशन है उसमें इन एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करके कहीं ना कहीं
अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओगे। ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो क्रैश कोर्स है इसका पर्पज़ यही है कि मैं आपको एक डायरेक्शन दिखा पाऊँ, ठीक है। आपकी इच्छा भली होगी कि शायद मैं 100 सवाल करा देता, लेकिन उतना इस क्रैश कोर्स में पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक है जी, मैं करा पाऊँ। लेकिन फिर भी 40 यहाँ हुए, 10 क्वेश्चन लगभग हमने डिस्कस किए थे, करते हुए अराउंड 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। मोर इंपॉर्टेंटली आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स का आइडिया मिला। मोर इंपॉर्टेंटली आपको ये पता चला कि हाउ टू अप्रोच ए क्वेश्चन, ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल करना, या कैसे मल्टीपल डायमेंशंस में सोचना है। ये सबसे बड़ा एलिमेंट है कि आपको पता चले कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच टू द न्यू क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू गेट, कि नए सवाल अगर आपके सामने आएंगे तो कैसे अप्रोच करना है। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन पढ़ना बंद कर दीजिए, आपकी रियल लर्निंग शुरू हो जाएगी। अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ते हो ना, आप पता है किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप मेमोराइज कर रहे हो चीज़ों को और कुछ नहीं कर रहे हो। जब तक आप खुद से सोचना नहीं शुरू करोगे नई सिचुएशंस में, नथिंग विल हैपन। आप जो एक रिमार्केबल पावर है आपके थिंकिंग की, उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। योर विजुअलाइजेशन, उसका पोटेंशियल आप यूज़ ही नहीं करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फंडामेंटल बना के आगे बढ़ेंगे और परसेंटेज से भी पीछा छूट नहीं रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज का इस्तेमाल होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा कि अगला जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके सारे वीडियोस एप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आएंगे, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दी हुई है, उस लिंक को यूज़ करके आप एप्ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो अगला वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो नेक्स्ट डे आपका कहाँ आएगा, एप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आए, तो उसको सब्सक्राइब करें। और परसेंटेज तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी है, हम आगे देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन करके कैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस फार्मूला फ्री हो जाएगा। और फिर आगे के सारे टॉपिक, कैसे हम फार्मूला फ्री लर्निंग को समझ के अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, अपना विजुअलाइजेशन बढ़ाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेसन सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है। तो मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप इनको सबसे प्रायोरिटी देके इनको शेयर भी करते रहिए, ताकि ज़्यादा लोगों को ये पहुँचता रहे, रीच होते रहे। दिस इज़ द मोटिवेशन फॉर अस टू डू मोर फॉर यू, राइट। तो आप इसकी शेयरिंग में कोई कमी मत रखिए। जहाँ जितनी मीडियम से पॉसिबल हो आप इस कंटेंट को सब कोशिश करिए कि सारे एस्पिरेंट्स तक कहीं ना कहीं पहुँचे, ताकि सब लोग कहीं ना कहीं ये समझ पाएँ कि कैसे राइट तरीका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को तैयार करने का। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट टाइम। सी यू अगेन। बाय बाय।